हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस चेक। मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति 8वीं से 17वीं सदी तक। सतीश चंद्र, ये जो पुस्तक है, अगर आपने ये जो पुस्तक कंप्लीट कर ली सतीश चंद्र की, तो आपको कोई भी अदर बुक मध्यकालीन भारत के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 134 पेज हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। ठीक है, पूरे का पूरा बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसको ही समझेंगे और करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मटेरियल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतने सारे आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप समझ रहे होंगे क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। देखिए, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। यहाँ पर देखिए, मुगल और अफगान 1525 से 1556 ईस्वी। 15वीं शताब्दी में मध्य और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के पश्चात तैमूर ने ईरान और तुरान को फिर से एक शासन के अंतर्गत संगठित किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखिए, तैमूर का साम्राज्य वोल्गा नदी के निचले हिस्से से सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तो ये जो पॉइंट्स है आप यहाँ से नोट कर लेना इसको। ठीक है, और एशिया, और उसमें एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की, जो क्या है अभी फिलहाल में आधुनिक तुर्की, ईरान, ट्रांस ओशियाना, अफगानिस्तान और पंजाब का एक भाग था। 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई। ये भी नोट कर लेना। अब बाई चांस आ जाए तैमूर की मृत्यु कब हुई, तो आप क्या करोगे, 1404 ईस्वी, इसको नोट कर लेना। लेकिन उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने, लेकिन वो जो उसका पोता था उसका नाम था शाहरुख मिर्जा ने साम्राज्य की अधिकांश भाग संगठित रखा। उसने, किसने, शाहरुख मिर्जा ने। उसने कलाओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके समय समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया के संस्कृत केंद्र बन गए। कौन कौन? समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया क्या बन गए, सांस्कृतिक केंद्र बन गए, सांस्कृतिक। ये भी नोट कर लेना। प्रत्येक समरकंद के शासक का इस्लामी दुनिया में काफ़ी सम्मान था। आएंगे और देखिए, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देशों का सम्मान तेजी से कम हुआ। इसका कारण तैमूर के साम्राज्य को विभाजित करने की परंपरा थी। अनेक तैमूर रियासतें जो इस प्रक्रिया में बनी आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। इससे नए तत्वों को आगे बढ़ने का मौका मिला। उत्तर से एक मंगोल जाति उज़्बेक ने ट्रांस ओशियाना में अपने कदम बढ़ाए। उज़्बेकों ने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन तैमूरी उन्हें असंस्कृत बर्बर ही समझते थे। लेकिन तैमूर कैसे मानते थे, असंस्कृत बर्बर ही। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जस्ट वे थोड़ा सा पश्चिम की ओर ईरान में सफवी वंश का उदय हुआ। पश्चिम की ओर सफवी संतों की परंपरा में पनपे थे, जो स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। वे मुसलमानों के शिया मत का समर्थन करते थे और उन्हें परेशान करते थे, जो शिया सिद्धांत अस्वीकार करते थे। दूसरी ओर उज़्बेक सुन्नी थे, इसलिए इन दोनों तत्वों के बीच संघर्ष सांप्रदायिक मतभेद के कारण और भी बढ़ गया। ईरान के भी पश्चिमी में ओटोमन तुर्कों की शक्ति उभर रही थी, जो पूर्वी यूरोप तथा इराक और ईरान पर आधिपत्य जमा चाहते थे। आगे आप समझ रहे होंगे, ये सब आपने काफ़ी समझ लिया। ठीक है,
अब आपको आगे बढ़ने के लिए ये जो बात क्लियर होनी चाहिए, हम क्या कह रहे थे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, इसलिए इन दोनों तत्वों के बीच संघर्ष सांप्रदायिक मतभेद के कारण और भी बढ़ गया। ईरान के सभी पश्चिमी में ओटोमन तुर्कों की शक्ति उभर रही थी, जो पूर्वी यूरोप तथा इराक और ईरान पर आधिपत्य जमाना चाहते थे। ठीक है, आगे हम लोग और समझेंगे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में एशिया में 3 बड़ी साम्राज्य शक्तियों के बीच संघर्ष की भूमिका तैयार हो गई। ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। 1494 में ट्रांस ऑक्शिनिया की एक छोटी सी रियासत फरगना का बाबर उत्तराधिकारी बना। ये जो इतनी बात है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर लेना। उज़्बेक खतरे से बेखबर होकर तैमूर राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद छीना चाहा। उसने 2 बार उस शहर को फतेह किया, लेकिन दोनों ही बार उसे जल्दी छोड़ना भी पड़ा। दूसरी बार उज़्बेक शासक शेरवानी खान को समरकंद से बाबर को खदेड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने बाबर को हराकर, तो जो शासक शेरवानी खान था उसने बाबर को हराया, मतलब ठीक है, ये बात आप याद रखना। अगर बाई चांस आ जाए तो आप बाबर को ही जिता दोगे, उसको हरा दोगे, लेकिन वो जीता और बाबर आया। आगे हम लोग और देखेंगे और समझेंगे। समरकंद पर अपना झंडा फहरा दिया। उसके बाद जल्दी उसने इस क्षेत्र में तैमूर साम्राज्य के भागों को भी जीत लिया। इससे बाबर को काबुल की ओर बढ़ना पड़ा और उसने 1504 में उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 14 वर्ष तक हुए अवसर की तलाश में रहा कि फिर उज़्बेकों को हराकर अपनी मातृभूमि पर पुनः अधिकार कर सके। उसने अपने चाचा हेरात के शासक को अपनी ओर मिलाना चाहा, लेकिन इस कार्य में वह सफल नहीं हुआ। शेरवानी खान ने अंततः हेरात पर भी अधिकार कर लिया। इससे सफवियों से उसका सीधा संघर्ष उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे भी हेरात और उसके आसपास के प्रदेश को अपना कहते थे। इस प्रदेश को तत्कालीन लेखकों ने खुरासान कहा है। 1510 की प्रसिद्ध लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शेरवानी को हराकर मार डाला। अब बाई चांस क्वेश्चन आया, शेरवानी को किसने मारा? तो ईरान के शाह इस्माइल ने। ठीक है, जिसने बाबर को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? अभी चर्चा की थी हमने, किसने हराया था? शेरवानी खान। ठीक है, आएंगे और चर्चा करेंगे। 1510 की प्रसिद्ध लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शेरवानी को हराकर मार डाला। ये बात हो गई कंप्लीट। आएंगे देखिए, इसी समय बाबर ने समरकंद जीतने का एक प्रयत्न और किया। इस बार उसने ईरानी सेना की सहायता ली। वह समरकंद पहुंच गया, लेकिन जल्दी ही ईरानी सेनापति के व्यवहार के कारण रोष से भर गया। वे उसे ईरानी साम्राज्य का एक गवर्नर ही मानने को तैयार थे, स्वतंत्र शासक नहीं। इसी बीच उज़्बेक भी अपनी हार से उभरे गए। बाबर को एक बार फिर समरकंद से खदेड़ दिया गया। उसे काबुल लौटना पड़ा। स्वयं शाह इस्माइल को भी ओटोमन साम्राज्य के साथ हुई प्रसिद्ध लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस बार उज़्बेक ट्रांस ओशिनिया के निर्विरोध स्वामी हो गए थे। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। इन घटनाओं के कारण ही अंततः बाबर ने भारत की ओर रुख किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी सारी प्रोसेस, इतनी सारी घटनाएं हुई। अब हम थोड़ा सा इतने चर्चा करेंगे, जस्ट भी थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये आपने देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत विजय। ठीक है, भारत विजय। जस्ट वे थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आए, थोड़ा सा इसको जूम कम करें। जस्ट वे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, भारत विजय। बाबर ने लिखा है कि काबुल जीतने
504 से लेकर पानीपत की लड़ाई की विजय तक उसने हिंदुस्तान जीतने का विचार कभी नहीं त्यागा, लेकिन उसे भारत विजय के लिए कभी सही अवसर नहीं मिला। कभी अपने बेगों के भय के कारण, कभी मेरे और भाइयों के बीच मतभेद के कारण। मध्य एशिया में के कई अन्य आक्रमणकारियों की भांति बाबर भी भारत की अपार धनराशि, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा अमीर था दोस्तों, सोने की चिड़िया कहते थे, आगे आपको देखने को मिलेगा। कारण जस्ट पे थोड़ा सा हम लोग 132 पेज पे आ गए, थोड़ा सा आप जस्ट कर लें। अभी हम आ रहे हैं जस्ट, ठीक है, अभी हम आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, पर अभी हम इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि पेज पूरा का पूरा PDF पे थोड़ा सा स्क्रॉलिंग हो जाता है। खैर इसमें टाइम लग रहा है जस्ट पे थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ पर ही था, हम भारत विजय पे आ गए थे यहाँ पर। हाँ ये देखिए यहाँ पर थे, कारण इसकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर और देखेंगे। भारत सोने की खान था। बाबर का पूर्वज तैमूर यहाँ से अपार धन दौलत और बड़ी संख्या में कुशल शिल्पी ही नहीं ले गया था, जिन्होंने बाद में उसके एशिया साम्राज्य को सुदृढ़ करने और उसकी राजधानी को सुंदर बनाने में योगदान दिया, बल्कि तो ये जो बाबर था उसका पूर्वज कौन था? तैमूर। ठीक है, ये बात आप याद रखना। बल्कि पंजाब के एक भाग को अपने कब्जे में कर लिया। ये भाग अनेक पीढ़ियों तक तैमूर के वंशजों के अधीन रहे थे। जब बाबर ने अफगानिस्तान विजय प्राप्त की तो उसे लगा कि इन दोनों पर भी उसका कानूनी अधिकार है। काबुल की सीमित आय पंजाब परगना को विजित करने का कारण थी।